गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए, लास्ट क्लास में हम इंडियन क्लाइमेट के बारे में चर्चा कर चुके थे। नेक्स्ट हमको डिस्कस करना है भारत में उद्योगों के बारे में, ठीक। लेकिन यहाँ पे आप कुछ हेडिंग वगैरह मत डालिएगा, ये सारा पीडीएफ एज इट इज़ आपको नोट करना पड़ सकता है। तो क्यों ना ये आपको सीधा सेंड कर दिया जाएगा। थोड़ा सा लंबा है, मतलब 1 घंटे का हो सकता है, सिर्फ इसमें डिस्कशन में ही टाइम चला जाए। तो 1 घंटा आपको लिखने में वेस्ट ना करके इसको सिर्फ हम डिस्कस करके और ये पीडीएफ आपको मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनके पीडीएफ या मैप आपको शेयर करना है। एक तो ये इंडस्ट्री वाला हो गया, एक हो गया भारत में ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। नेशनल हाईवे हो गया, नेशनल वाटरवेज हो गया और रेलवेज, ठीक है। ये 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जिनमें मैप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से कौन सा नेशनल हाईवे गुजर रहा है, भारत में कौन कौन से आपके रेलवे जोन्स हैं, ठीक। ये 2-3 चीज़ें हैं जो कि आपको याद करने हैं। अगर भारत में इंडस्ट्री या उद्योगों की चर्चा करें तो किसी भी जगह पे उद्योग लगाने के लिए जो 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, क्या क्या हो सकते हैं? कच्चे माल की उपलब्धता, इसके अलावा वहाँ पे लैंड अवेलेबिलिटी, और ठीक है, जिन उद्योगों को पानी की सप्लाई चाहिए उनके लिए पानी के स्रोत, और हाँ, लेबर वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं, मार्केट कैसा है वहाँ पे, ठीक है। ये 2-3 बेसिक फैक्टर हैं जो कि किसी भी जगह पर उद्योग को प्रभावित करते हैं। इसमें जो अगर एक हायरार्की के तौर पे देखें कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन कौन सी हैं, तो हम कह सकते हैं कि एक है वहाँ पे रॉ मटेरियल, कच्चा माल वहाँ पे उपलब्ध है कि नहीं, या किस तरीके के कच्चा माल की आवश्यकता है किसी उद्योग को। सपोज एक ऐसा उद्योग है जिसको कि कच्चे माल के रूप में बहुत हैवी रॉ मटेरियल चाहिए, मतलब जिसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो, ट्रांसपोर्ट करने में उसको बहुत ज़्यादा खर्च लगता हो। ऐसे उद्योगों को स्थापित करने के लिए क्या ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि जहाँ पे रॉ मटेरियल है वहीं पे उस उद्योग को स्थापित कर दिया जाए, ताकि रॉ मटेरियल की सप्लाई में बहुत ज़्यादा खर्च ना हो, ठीक है। जैसे कि आप हो गया आपका आयरन इंडस्ट्री। क्या क्या चाहिए आयरन इंडस्ट्री के लिए? एक तो हो गया आयरन और दूसरा कोयला, ठीक है। आयरन और हो गया और कोयला हो गया। तो अगर कहीं पे हमको आपका स्टील इंडस्ट्री स्टैब्लिश करना है, स्टील फैक्ट्री स्टैब्लिश करना है, तो देखा जाएगा कि कितना मिनिमम डिस्टेंस हो रॉ मटेरियल की एरिया से, रॉ मटेरियल के एरिया से कितना मिनिमम डिस्टेंस पे दोनों इस उद्योग को स्थापित किया जा सके। सपोज एक ऐसा सेंटर पॉइंट खोज लिया जाएगा जहां से आपका स्टील भी पास पड़े, स्टील को ट्रांसपोर्ट करना भी पास पड़े और कोयला ट्रांसपोर्ट करना भी पास पड़े, या फिर कोयले हो सकता है कि जहां पर आयरन और उपस्थित है वहीं पे इसको स्थापित करके और कोयले का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को इसमें ऐड करके वहां पे इसको स्थापित कर दिया जाए। जहां पे आयरन और उपस्थित है वहीं पे इसको स्थापित कर देंगे, और कोयले को हो सकता है कोयले का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा पड़े, पर उसको वहां से ट्रांसपोर्ट करके यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं किसी भी जगह पर उद्योग को स्थापित करने के लिए। अगर बात करें कि उद्योग होते क्या हैं, तो एक ऐसा सेक्टर जहां पे प्राइमरी सेक्टर से प्राप्त उत्पाद को उस पे प्रोसेसिंग करके और नई वस्तुओं को डेवलप किया जाता है। ऐसे उद्योग को, ऐसे इकाइयों को हम क्या कहते हैं? इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहते हैं, ठीक है। अब इनको क्लासिफाई करने या वर्गीकृत करने के कौन कौन से टाइप हो सकते हैं? तो सबसे पहला है एक मिनरल बेस्ड, खनिज पर आधारित उद्योग। एक हो सकता है एग्रो बेस्ड, कृषि से उत्पादित सामग्री के आधार पर, और एक हो सकता है आपका फॉरेस्ट बेस्ड, ठीक है, वनों पर आधारित उद्योग। हमें एग्रो बेस्ड या फॉरेस्ट बेस्ड पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है इस पूरे इंडस्ट्री वाले टॉपिक में। जो हमारा जो इंपॉर्टेंट फोकस है, जो मेन फोकस है, वो है मिनरल बेस्ड आपके इंडस्ट्री के ऊपर,
ठीक है। और इसमें जो 2-3 प्रश्न बनते हैं, बहुत ज़्यादा स्कोप तो रहता नहीं है कि हर एक टॉपिक से प्रश्न बने, पर जहाँ जहाँ से प्रश्न बनते हैं वो सब कुछ इस PDF में कंपाइल्ड है। ठीक, अगर बात करें सबसे पहले लौह इस्पात उद्योग की या स्टील उद्योग की, इसमें स्टील, जैसे कि आपको पता है कि लोहा में कुछ 1% कार्बन मिला करके स्टील बनाया जाता है। ठीक है। और अगर बात करें कि भारत में लौह इस्पात संयंत्र, लौह इस्पात कारखाना सबसे पहले कहाँ पे लगा है, तो वेस्ट बंगाल, कुल्टी जो कि पश्चिम बंगाल में है, यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहले लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था। ठीक है, 1874 में। इसके बाद में टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसकी स्थापना की जाती है जो कि झारखंड जमशेदपुर में है। इसके बाद में भारत में आज़ादी के बाद में जैसे जैसे हमने ये देखा कि भारत की आज़ादी कब हुई, 1947 में। 1947 में आज़ादी के बाद में हमारा पहला लक्ष्य था कि हम कैसे ना कैसे फूड सफिशिएंसी हासिल करें, मतलब खाद्य में आत्मनिर्भरता मिल जाए भारत को। हमने पहले पंचवर्षीय योजना में फोकस किया आपके एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। ठीक है, भूमि को कैसे लोगों में, सभी किसानों में बराबर बांटा जाए, कैसे न कैसे हम जो आपके फूड क्रॉप्स हैं उनकी उत्पादकता को बढ़ाएं। ठीक है, पर धीरे धीरे जैसे जैसे हमने पहला पंचवर्षीय योजना का कंप्लीट किया, पहला पंचवर्षीय योजना कंप्लीट हुआ, उसके बाद में हमें महसूस हुआ कि हमें दूसरे सेक्टर्स की तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद में शुरू हुआ यहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट का काम, और यहीं पे जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया, सेकेंड 5 ईयर प्लान में कई सारे स्टील इंडस्ट्री प्रपोज किए, जैसे कि भिलाई हो गया, आपका पश्चिम बंगाल में हो गया दुर्गापुर, और उड़ीसा में राउरकेला। ठीक है, अब इस चीज पर आपको ध्यान देना है, यहां से आपको प्रश्न मिलते हैं एग्जाम में। जनरली जो प्रश्न है वो इस सेकेंड 5 ईयर प्लान में जो जो स्टील इंडस्ट्री स्थापित किए गए यहां से प्रश्न मिलते हैं। जैसे कि एक सिंपल सा प्रश्न मिलता है कि भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था। ठीक है, तो उस समय तो ये USSR था जो कि आज रूस हो चुका है। ठीक है, इसकी सहायता से आपका भिलाई स्टील प्लांट स्थापित किया गया था। उसी तरीके से दुर्गापुर स्टील प्लांट किसके सहायता से, UK ब्रिटेन की सहायता से इसको स्थापित किया गया था। तीसरा था राउरकेला, राउरकेला उड़ीसा में जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था। ठीक है, ये सभी उद्योग सेकेंड 5 ईयर प्लान में ही स्थापित किए गए थे। ठीक, उसके बाद में थर्ड 5 ईयर प्लान 1961, यहाँ पर बोकारो, झारखंड में बोकारो नाम का जो जगह है वहाँ पे एक स्टील प्लांट स्थापित किया गया था। ये भी USSR वर्तमान रूस, इसके सहयोग से इसको स्थापित किया गया था। उसके बाद में सेलम स्टील प्लांट तमिलनाडु में 1982 में। इन सभी को स्थापित करने के पीछे एक उद्देश्य क्या था कि भारत को अब सेकेंडरी सेक्टर में भी आत्मनिर्भर बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग में भी आत्मनिर्भर बनाना है। ठीक, उसके बाद में यहाँ पे अगर बात करें एल्युमिनियम उद्योग की, एल्युमिनियम उद्योग के लिए जो अयस्क लगता है उसको क्या कहते हैं, बॉक्साइट कहते हैं। ठीक है, बॉक्साइट से यहाँ पे एल्युमिनियम का उत्पादन किया जाता है। और इसका जो पहला प्लांट था, फर्स्ट प्लांट कहाँ पे लगा, आपका वेस्ट बंगाल के JK नगर में। ठीक है, 1937 में। अगर एल्युमिनियम कंपनीज की बात करें तो एक हिंडाल्को करके आपने नाम सुना होगा, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, 1958 में USA के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था। ठीक, इसके अलावा बॉक्साइट के जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस है, बॉक्साइट कहाँ कहाँ पे मिलता है, तो झारखंड में लोहर दग्गा नाम का जो जगह है यहाँ पर सबसे ज़्यादा बॉक्साइट पाया जाता है। जब हम बात करते हैं कि बॉक्साइट या फिर आयरन उद्योग के लिए आपका आयरन और कहाँ कहाँ पे मिलता है, तो अलग अलग टाइम पे, क्योंकि वर्तमान समय भी हो सकता है कहीं ना कहीं इसका खोज चल रहा होगा कि कहाँ कहाँ पे और हमको इसके अयस्क मिल सकते हैं। ठीक है, तो जब भी किसी भी वर्ष में जब आप एग्जाम देने जा रहे हो तो एक बार आपका जो बजट से पहले एक डॉक्यूमेंट आता है, क्या कहते हैं उसको, इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण, उसको रीड करना, वहाँ से जो इंपॉर्टेंट डाटा है उसको कलेक्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे हमको क्या पता चलता है कि लेटेस्ट में कहाँ कहाँ पे कौन कौन से अयस्क की प्राप्ति हो रही है। ठीक है, कौन से अयस्क के मामले में हम उत्पादन में पहले प्रथम स्थान पे हैं, कौन से में पीछे जा रहे हैं, ये सब हमको वहाँ पे आपके इकोनॉमिक सर्वे वाले डॉक्यूमेंट से पता चलता है। ठीक है, किस तरह से सहायता मिलता है, किस तरीके से, मतलब क्या क्या सहायता मिलता है विदेश से? विदेश से इसको पूरा इस्टेब्लिश करने के लिए जो भी टेक्नोलॉजी चाहिए, ठीक है,
किसी भी उद्योग को स्थापित करेंगे तो वहाँ पे कुछ तकनीक, कुछ टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, वो सारा का सारा टेक्नोलॉजी विदेश हमको देते थे, यहाँ पर आ करके उस पूरे फैक्ट्री को डेवलप करने में हेल्प करते थे। उनके इंजीनियर्स यहाँ पे आएंगे, रुकते हैं। जैसे कि आप भिलाई में देखोगे तो भिलाई में कुछ एरिया में अभी भी रशिया के जो लोग थे जो कि भिलाई स्टील प्लांट को डेवलप करने के लिए भिलाई आए थे, वो रशियन पॉपुलेशन भी आपको वहाँ पे दिख जाती है। ठीक है, भिलाई में जो भिलाई स्टील प्लांट है उस एरिया में अभी भी रशिया के कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पर काम करने के लिए आए थे। 5 साल 10 साल तक जब वो फैक्ट्री स्टैब्लिश हो रहा था तब तक यहाँ पर थे, लेकिन उसके बाद हो सकता है उन्होंने यहाँ पे विवाह कर लिया हो, शादी कर लिया हो, या फिर उनको यहीं पे रहना अच्छा लग गया हो। उसके बाद में उनकी जो फैमिली है यहीं पे बस गई थी। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो कि यहाँ पर आए थे, उनके इंजीनियर्स थे, वर्कर्स थे, वो सभी यहाँ पे आए थे कंपनी को डेवलप करने के लिए। ठीक, उसके बाद में बाल्को, ये एक नाम भी आपने सुना हुआ है। बाल्को कहाँ पर है? कहाँ पे है? कोरबा में। ठीक, इसके लिए भी, क्योंकि ये एक एल्युमिनियम फैक्ट्री है, एल्युमिनियम की कंपनी है, इसको भी बॉक्साइट की ज़रूरत है। और इसको बॉक्साइट कहाँ से सप्लाई हो रहा है? अमरकंटक से। ठीक, इसको भी रशिया के सहयोग से स्थापित किया गया। उसके बाद एक है नाल्को, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी, फ्रांस के सहयोग से स्थापित किया गया इसको भी। और उड़ीसा में एक जो संयंत्र है उड़ीसा में लगाया गया। इसका बॉक्साइट जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है? पूर्वी घाट। हमने डिस्कस किया है कि जितना भी एरिया आपका प्रायद्वीपीय पठार वाला हिस्सा है, ज़्यादातर हमारा जो मिनरल है वो यहीं से प्राप्त होता है। हमने एक चीज़ डिस्कस किया था ना कि जहाँ जहाँ पे भी आपको पठार मिलते हैं वहाँ पे आपको मिनरल्स या खनिज प्रचुर मात्रा में मिलेंगे। ठीक है, ये एक बेसिक सा फीचर है, इसको याद रखिएगा। जहाँ जहाँ पे भी पठार है वहाँ पे आपको लौह अयस्क हो गया या कोयला हो गया या फिर आपका बॉक्साइट हो गया, इस तरीके से जितने भी आपके अयस्क हैं वो सभी इन्हीं पठारी क्षेत्रों में ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक, उसके बाद में बात करें कि सीमेंट इंडस्ट्री की। सीमेंट इंडस्ट्री जैसा आपको पता है कंस्ट्रक्शन के लिए एक बेसिक नीड है। ठीक, क्या क्या नीड है कंस्ट्रक्शन के लिए? एक तो हो गया आपका स्टील और एक हो गया सीमेंट। भारत में जब आधारभूत उद्योगों का विकास होना था, अवसंरचना का विकास करना था, जैसे कि बड़े बड़े डैम हो गए, फ्लाईओवर्स हो गए, ठीक है, ये सब बनाने के लिए हमको इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत थी। क्या क्या? एक तो स्टील और दूसरा सीमेंट। इन सभी को जब विकास के क्रम में हमने देखा भारत की आज़ादी के बाद में कि हमें इन सभी में सेल्फ सफिशिएंट होना है। ठीक है, हालांकि कुछ ऐसे प्लांट थे जो कि अंग्रेजों के ज़माने से ही लगने शुरू हो गए थे, लेकिन कुछ हमने जो आज़ादी के बाद में भी बनाना शुरू किए। 1904 में मद्रास में सबसे पहले अंग्रेजों ने एक सीमेंट फैक्ट्री डालने की कोशिश की जो कि फेल हो गया। उसके बाद में गुजरात में इन्होंने एक फैक्ट्री डाला 1912 में जो कि सफल रहा। इसके बाद में बात करें अगर रासायनिक उर्वरक, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर्स की। केमिकल फर्टिलाइजर्स क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले तो ऑर्गेनिक खेती पहले से होती रही है। जो उत्पादन है आपको पता है कि ऑर्गेनिक तरीके से फसल की क्वालिटी तो अच्छी होती है पर उत्पादकता कम रहती है। ठीक है, अंग्रेज क्या चाहते थे कि चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हों। इसी सीरीज में उन्होंने क्या किया, इनऑर्गेनिक या फिर कह सकते हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर्स को यहाँ पे डालना शुरू करवाया। और 1906 में तमिलनाडु में सबसे पहले रानीपेट नाम का जगह है, यहाँ पर इन्होंने एक केमिकल फर्टिलाइजर स्थापित करवाया। ठीक, और केमिकल फर्टिलाइजर्स में आप ज़्यादातर देखोगे यूरिया खूब यूज़ होता है। भारत में यूरिया खूब यूज़ होता है, इसकी शुरुआत होनी शुरू हो गई थी इसी समय से। ठीक, इसके बाद में अगर चलें, भारत में एक बहुत बड़ा सेक्टर है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। ठीक है, कपड़ा उद्योग, सूती वस्त्र की अगर बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला एक सेक्टर है। ठीक है, वस्त्र उद्योग या टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला एक सेक्टर है। लेकिन ये किस तरीके का रोजगार देता है? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में रोजगार देता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कितने लोग काम कर रहे हैं इसकी संख्या तो है हमारे पास, पर उनका लेखा जोखा नहीं है। उन लोगों को जो सरकारी बेनिफिट हैं वो नहीं मिलते, इनके लिए कोई इंश्योरेंस स्कीम नहीं है, इनके लिए कोई भी पेंशन स्कीम्स नहीं है। ठीक है, ऐसे जो लोग हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, पर ये रजिस्टर्ड नहीं है कर्मचारियों के तौर पर। जैसे कि सरकारी विभागों में कर्मचारी रजिस्टर्ड होते हैं, इन्हें हर तरीके की सरकारी फैसिलिटी मिलती है। ठीक है, तो ये जो सबसे ज़्यादा रोजगार मिल रहा है ये
अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में मिलता है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ये सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र है सूती वस्त्र उद्योग। ठीक, और जैसा कि हमको पता है कि कपड़ों की ज़रूरत इंसानी मनुष्य को सभ्यता के विकास के साथ ही हमने कपड़ों का उपयोग शुरू कर दिया था, चाहे जानवरों के खाल के रूप में हो या किसी भी तरीके के। ठीक, तो धीरे धीरे जब सूती उद्योगों का विकास शुरू हुआ तो भारत में 1818 में इसका सबसे पहला प्लांट फोर्ट ग्लास्टर नाम का जगह है आपका वेस्ट बंगाल में, कोलकाता के पास में, यहाँ पे सबसे पहले अंग्रेजों के द्वारा शुरू किया गया। ठीक, किसी वजह से ये फेल रहा और उसके बाद में मुंबई में कावसजी डाबर ये एक नाम जो है वो इकोनॉमी में भी पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, पहला सफल उद्योग, कपड़ों का पहला सफल उद्योग इन्होंने स्थापित किया 1854 में मुंबई में। उसके बाद में कुछ ऐसे वन लाइनर फैक्ट हैं जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम में। भारत का मैनचेस्टर कहाँ पे है? कहाँ पे? मैनचेस्टर जो शब्द है वो किस देश में है? मैनचेस्टर नाम की जो जगह है वो किस देश में है? जापान में या यूके में? ऑस्ट्रेलिया या यूके या यूएसए? मैनचेस्टर यूनाइटेड नाम का एक फुटबॉल क्लब सुना है आपने? मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं सुने हैं? यूके का एक जगह है मैनचेस्टर। ठीक है, भारत में अहमदाबाद को मैनचेस्टर की संज्ञा दी जाती है वहां पे कपड़ा उद्योग विकसित करने के कारण। ठीक, उसके बाद में अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें, यूपी में कानपुर, ठीक, दक्षिण भारत में कोयम्बटूर, इन सभी जगहों पे सूती उद्योग जो है वो सूती वस्त्र उद्योग खूब फल फूल रहा था। और यहाँ से न सिर्फ हम कपड़ा उद्योग जो कपड़े थे वो भारत में सप्लाई कर रहे थे, बल्कि विदेशों में भी, जैसे कि यहाँ से जो कपड़े बनते थे वो यूके, यूएसए या यूरोपीय देशों में भी एक्सपोर्ट किए जा रहे थे। ठीक, ये समय आपको पता है 1818 के आसपास ये पूरा ब्रिटिश उपनिवेश का समय चल रहा है। ठीक, यहाँ पे जो भी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं उनका या तो कच्चा माल या तो उनको रॉ मटेरियल के तौर पे विदेशों में भेजा जाएगा और वहाँ से फिर उनको पॉलिश करके यहाँ पर लेके आएंगे। जैसे कि यहाँ पर जो कपड़े हो गए उसको थान चुनते हैं, मतलब जो कपड़े हैं जो बिना सिले हुए कपड़े हैं। ठीक, जो बिना सिले हुए कपड़े हैं वो यहाँ पे भेजे जाएंगे विदेशों में और वहाँ पे उनको सिलाई करके फिर रेडीमेड शर्ट पैंट ये बना करके वापस से भारत में एक्सपोर्ट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका जो प्राइस है वो अब ज़्यादा हो चुका होता है, बढ़ चुका होता है। इस तरीके से भारत का ही कच्चा माल विदेशों में सप्लाई करके और उसको भारत में फिनिश्ड गुड्स के तौर पे एक्सपोर्ट करके ब्रिटेन के लोग खूब पैसा कमा रहे थे। ठीक, इसके बाद में बात करें कि शुगर इंडस्ट्री, इसके बारे में 2-3 चीज़ें पूछी जाती है। शुगर इंडस्ट्री में खास करके छत्तीसगढ़ में कौन कौन से जगह पर शुगर कारखाने उपस्थित हैं? भोरमदेव एक हो गया आपका, भोरमदेव, और बालोद में कौन सा, क्या नाम है? अच्छा, भोरमदेव में जो है उसका क्या नाम है? भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना। ठीक है, बालोद में दंतेश्वरी नाम से कोई जगह है क्या? हाँ, बालोद में इसके अलावा एक और जगह पे आपका शक्कर कारखाना है। भोरमदेव में शायद 2 प्लांट्स लगे हुए हैं, एक बालोद में होगा। इस तरीके से छत्तीसगढ़ में कुल 3 या 4 प्लांट लगे हुए हैं। इसमें बताने का एक उद्देश्य क्या था, भोरमदेव में जो शक्कर कारखाना है यहाँ पर इसी शक्कर के जो आपका जो गन्ने का जो सूखा हुआ वो बचता है उसका रस निकालने के बाद, ठीक है, भूसी, इससे विद्युत उत्पादन का भी एक संयंत्र लगा हुआ है। ठीक है, गन्ने की जो भूसी बचती है उससे भी एक बिजली उत्पादन का संयंत्र लगा हुआ है भोरमदेव में। इसको कहा जाता है कोजेन प्लांट। कोजेन प्लांट, विद्युत उत्पादन का एक छोटा सा संयंत्र लगा हुआ है भोरमदेव में। इसको कहा जाता है कोजेन प्लांट, कोजनरेशन प्लांट।
कोजनरेशन का मतलब है कि यहाँ पर प्राथमिक तौर पे इसका उद्देश्य था शक्कर उत्पादन करना, लेकिन सेकेंडरी प्रोडक्ट के तौर पे यहाँ पे बिजली का उत्पादन भी किया जा रहा है। ठीक है, तो कोजनरेशन प्लांट कहाँ पे लगा हुआ है? भोरमदेव में। ठीक, शुगर इंडस्ट्री की बात करें तो सबसे पहला जो प्लांट था वो बिहार में लगा, इसके बाद में यूपी में 1903 प्रतापपुर में। अगर जूट इंडस्ट्री की बात करें, जूट इंडस्ट्री गोल्डन फाइबर हमने कल पढ़ा था। जूट इंडस्ट्री में जो जूट है उसका यूज क्या है? सबसे पहले जूट का यूज क्या है? बोरा या जो आपके सामान है उसको स्टोर करने के लिए, जो थैला है वो बनाने के लिए जूट का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, ये जो जूट है वो सबसे अच्छी चीज क्या है कि ये बायोडिग्रेडेबल है, खुद से ही सड़ करके ये मिट्टी में खत्म हो जाएगा। ठीक, ये जो जूट था इसका उत्पादन भारत में वेस्ट बंगाल या उस समय आप कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो बंगाल वाला क्षेत्र था, अविभाजित बंगाल, ठीक है, जिसमें आज का बांग्लादेश और हमारा आज का पश्चिम बंगाल, ये जो पूरा एरिया है ये जूट के लिए काफ़ी फेमस था। मैंने आपको कल इसके 2-3 फीचर्स बताए थे। जूट जो है वो एक लंबी छड़, एक डंडी के तौर पे इसका एक पौधा होता है जो कि इसको पानी में खूब समय तक छड़ाया जाता है, लगभग 2-3 महीने तक इसको छड़ाया जाता है और उसके बाद में इसको क्या करते हैं, इसके जो रेशे वो निकलने शुरू हो जाते हैं, फिर उसको प्रोसेस करके जूट के धागे बनाए जाते हैं और उसको धागों को फिर प्रोसेस करके थैले या बोरे बनाए जाते हैं। इसमें आप देखोगे कि गाँव में आज भी इसका खूब यूज़ होता है। आपका गेहूं हो गया, धान हो गया, इस सबको स्टोर करने के लिए। ठीक है, कभी कभी सरकारी जब सरकारी संस्थाओं में, सहकारी समितियों में जब धान की खरीदी चल रही होती है तो आप एक शब्द सुनते हो कि बारदाने की कमी हो गई है जिसकी वजह से धान का उठाव नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये बारदाना क्या है? यही जो बोरा है इसी को कहा जाता है बारदाना। ठीक है, तो इस बोरे की कमी की वजह से कई बार क्या होता है कि धान का सप्लाई रुक जाता है, धान का उठाव नहीं हो पाता है। भाई इसको खुले में अगर ट्रैक्टर या ट्रॉली में सीधे भर के भेजेंगे तो इसमें नुकसान बहुत ज़्यादा होता है और हमें हर जगह इसको मेजर करना पड़ेगा कि कितना पहुंचा है कितना नहीं पहुंचा है। बोरे में होने से क्या है कि कितने बोरे हैं इसकी गिनती आसानी से हो जाती है। ठीक है, तो ये जो बारदाना है, सोचो इसकी कमी आज भी पड़ रही है तो उस समय पे इसका उत्पादन कितना जरूरी रहा होगा जब ब्रिटेन जो है वो फोर्सफुली यहाँ पे बहुत सारा चीज़ प्रोड्यूस करवाता था। ठीक, तो आज भी इसका जो सप्लाई है वो देश में कभी कभी कम हो जाता है। अब देश में क्या चाहिए हमको कि कुछ ऐसे सॉल्यूशन चाहिए जो कि इस पूरे बोरे को या बारदाना को कह सको कि रिप्लेस कर सके। ठीक है, पर इसकी नीड आज भी पड़ती है, गाँवों में आज भी इसको भरपूर यूज़ किया जाता है। ठीक, तो वेस्ट बंगाल में इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होने के पीछे क्या रीज़न था? मैंने बताया, वहाँ का जो क्लाइमेट है वो इसका जो उत्पादन है उसके लिए बहुत सूटेबल है। दूसरी चीज़, वहाँ पे एक पुरानी परंपरा रही है किस तरीके से जूट को प्रोड्यूस करना है, जूट कैसे निकालना है। ठीक है, तीसरी चीज़, वहाँ पर जो जूट के उद्योग हैं वो पहले से लगे हुए थे जो कि अविभाजित बंगाल में बहुत फल फूल रहे थे, लेकिन बंगाल के विभाजन के साथ ही इसका जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो बांग्लादेश की तरफ चला गया। ठीक, इसमें एक और बड़ा नाम फेमस है, रिसरा। ठीक है, रिसरा पूछता है कभी कभी रिसरा किस उद्योग के लिए फेमस है, तो जूट उद्योग के लिए फेमस है। उसके बाद अगर हम बात करें वायुयान, ठीक है, वायुयान उद्योगों की, तो इसको डेवलप करने के लिए एक सरकारी संस्था है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसकी स्थापना 1940 के आसपास बेंगलोर में हुई थी और आज भी ये बहुत सारे जो आपके कह सकते हैं कि वायुयान से संबंधित कलपुर्जे हैं इसको बनाने का काम कर रही होती है। उसके बाद में CPSE, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस और प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस ये क्या होते हैं पहले ये बता दीजिएगा। कोई भी जब बिजनेस सेटअप किया जा रहा है तो इसमें 2-3 पार्टनर्स हो सकते हैं या कह सकते हैं कि उद्योग को स्थापित करने वाले लोग या संस्था हो सकते हैं। सबसे पहले तो हो सकता है कि आप और हम में से कोई एक इंडिविजुअल अपना कोई बिजनेस स्थापित करे, इसको हम क्या कहते हैं? प्राइवेट बिजनेस।
दूसरा हो सकता है कि गवर्नमेंट अपना पूरा पैसा लगाए और वहां पर अपना पूरा बिजनेस स्थापित करे, इसको हम कहते हैं गवर्नमेंट सेक्टर। तीसरा, एक ऐसा एक बिजनेस हो सकता है जहां पे गवर्नमेंट ने पैसे तो लगाए हैं पर यहां पर जो शेयर हैं वो आम जनता, आम पब्लिक भी खरीद सकती है, इसको हम क्या कहते हैं, पब्लिक सेक्टर। ठीक, ये बेसिक सा डिफरेंस है प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस में। पब्लिक सेक्टर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे सरकार का पैसा तो लगा हुआ है पर आम पब्लिक भी वहां पे शेयर होल्डर है। ठीक है, यहाँ पे 50% से ज़्यादा जो है वो केंद्र सरकार की शेयरधारिता होती है। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा वो है अलग अलग बिजनेस साइज के हिसाब से अलग अलग क्षेत्र विभाजित किए गए हैं। इन पूरे बिजनेस को, इन इंडस्ट्रीज को अलग अलग सेक्टर, अलग अलग पार्ट में, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, इसमें सबसे पहला है आपका महारत्न। इससे जो छोटे स्केल पर काम कर रहे होंगे इसको हम कहते हैं नवरत्न, और इससे भी जो छोटे स्केल पर काम कर रहे हैं उसको हम कहते हैं मिनी रत्न। ठीक, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। अभी आपके जो भी रिसेंट एग्जाम है उसमें आपको एक बेसिक सा सिंपल सा प्रश्न पूछ सकता है कि भारत में कितने महारत्न काम कर रहे हैं और सबसे नया, सबसे नवीन महारत्न कौन सा है। ठीक, तो भारत में फिलहाल 12 महारत्न काम कर रहे हैं। अच्छा, 12 जो ये महारत्न है इनके लिए क्राइटेरिया क्या क्या है, किसी भी इंडस्ट्री को महारत्न का दर्जा किस तरीके से मिलेगा। तो सबसे पहले तो एक फर्स्ट और फॉरमोस्ट इनका जो क्लासिफिकेशन के लिए जो क्राइटेरिया है वो क्या है, इनको कोई भी ऐसा इंडस्ट्री जो कि ऑलरेडी नवरत्न के तौर पे काम कर रहा है इसी को ही महारत्न का दर्जा मिलेगा। इसके अलावा इनका एक सिग्निफिकेंस क्या होना चाहिए कि ग्लोबल प्रेजेंस होना चाहिए, विश्व में अलग अलग देशों में कार्यरत होने चाहिए। इसके बाद में इन सभी चीज़ों पर हम ध्यान देंगे, क्या ये भारत के जो स्टॉक हैं उसमें, स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पे लिस्टेड है या नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं तो इनको महारत्न का दर्जा मिल सकता है। इनका जो सालाना टर्नओवर है वो 25,000 करोड़, पिछले 3 वर्षों में इनका औसत सालाना टर्नओवर 25,000 करोड़ का है या नहीं है। इसके अलावा पिछले 3 वर्षों में इनका जो औसत प्रतिवर्ष नेटवर्थ है वो 15,000 करोड़ का है या नहीं है। इसके अलावा इनका प्रतिवर्ष शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ है या नहीं है। इसको देखते हुए हम क्या करेंगे, अगर ये सारा क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है तो किसी भी इंडस्ट्री को हम क्या कह सकते हैं, महारत्न का दर्जा दिया जा सकता है। ठीक है, भारत में पिछले 2021 तक 11 महारत्न थे, 2022 में एक और इसमें ऐड हो गया, अब कितने काम कर रहे हैं, 12 महारत्न काम कर रहे हैं। जो सबसे लेटेस्ट है, जो 12वां महारत्न है वो कौन सा है, REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना 1969 में हुई और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। फैक्चुअल डाटा है, खास करके आपको सन नहीं पूछता है पर हेडक्वार्टर पूछ लेता है। ठीक, अब ये जो REC है, जैसा इसके नाम से समझ में आ रहा है कि ये काम क्या करता होगा, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, क्या काम का है, ग्रामीण क्षेत्रों को बिजली की सप्लाई वहां पे सुनिश्चित करने का काम करता है। जैसे कि आज़ादी के बाद में शहरी क्षेत्रों तक ही बिजली की सप्लाई ज़्यादा करके पहुंची हुई थी, ग्रामीण क्षेत्र बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए थे जहां पे बिजली की सप्लाई होती या तो नहीं होती थी या तो जहां पर है वहां पे 24 घंटे आपूर्ति नहीं हो पाती थी। ऐसे क्षेत्रों को 24 घंटे बिजली सुनिश्चित करने के लिए एक बॉडी, एक उद्योग, एक संस्था का निर्माण किया गया जिसको हम कहते हैं रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। ठीक है, इसकी स्थापना दिल्ली में की गई 1969 में। इसके बाद में हमने अभी बात किया कि देश में कुल कितने हैं, 12 हो चुके हैं, 12 महारत्न हो चुके हैं। 12वां हमने देखा कौन सा था, REC। इसके जो अलावा जो बचे हुए 11 हैं वो कौन कौन से हैं, यहाँ पे ये पूरा लिस्ट एक बार देखिए और इसको हम याद करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हो गया आपका, सबसे पहला है आपका भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, BHEL, भेल। उसके बाद में
भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL, उसके बाद में कोल इंडिया लिमिटेड CIL, फिर गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड गेल। इसको इन्हीं एक्रोनिम्स के तौर पे आप याद रखिएगा तो आसानी से याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL, फिर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOCL, फिर नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC, फिर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC, फिर स्टील अथॉरिटी सेल, फिर पावर ग्रिड कॉरपोरेशन PGCIL, फिर पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC, और सबसे लास्ट में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, ठीक है। ये हो गए कितने आपके 12 महारत्न, ठीक है। शुरू करेंगे। सबसे पहला है कौन सा, भेल BHEL भेल, फिर BPCL भारत पेट्रोलियम, फिर है कोल इंडिया, ठीक है। उसके बाद में गेल क्या है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फिर HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, फिर IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, फिर NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, फिर ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस, फिर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल, फिर पावर ग्रिड PGCIL, फिर PFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, फिर REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। इसको आप एक पेयर वाला सीक्वेंस में याद रखेंगे तो आसानी से याद होगा। जैसे कि सबसे पहले आपका सेल, गेल, सेल, गेल, भेल, ये एक एक्रोनिम के तौर पे एक राइम करता हुआ शब्द है, ठीक है। सेल हो गया, गेल हो गया, भेल हो गया। उसके बाद में NTPC ONGC, ठीक, ONGC NTPC। इसके अलावा एक हो गया आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड, सेल, गेल, भेल हो गया। इसके अलावा NTPC हो गया, ONGC हो गया। इसके बाद में हो गया आपका IOCL, फिर हो गया आपका HPCL, फिर BPCL, उसके बाद में कोल इंडिया लिमिटेड CIL, उसके बाद में PGCIL, PFC और REC, ठीक। इसको याद करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या हो गया, सेल, गेल, भेल, उसके बाद में NTPC ONGC, फिर IOCL BPCL HPCL, IOCL HPCL BPCL, फिर कोल इंडिया लिमिटेड CIL, फिर PGCIL PFC और REC। फिर से शुरू करेंगे, सेल, गेल, भेल, उसके बाद में NTPC ONGC, फिर IOCL, फिर HPCL BPCL, फिर
CIL, उसके बाद में PGCIL, PFC और REC। सबसे लेटेस्ट कौन सा है? REC। फिर से स्टार्ट करेंगे। सेल, गेल, भेल, ONGC, NTPC, IOCL, BPCL, उसके बाद में CIL, PGCIL, PFC, उसके बाद में REC। सेल, गेल, भेल, NTPC, ONGC, IOCL, BPCL और IOCL, HPCL, BPCL, CIL, PGCIL, PFC, REC। सेल, गेल, भेल, NTPC, ONGC, IOCL, HPCL, BPCL, CIL, PGCIL, PFC, REC। फिर से सेल, गेल, भेल, NTPC, ONGC, IOCL, HPCL, BPCL, आपका CIL, PGCIL, PFC और REC। फिर से सेल, गेल, भेल, NTPC, ONGC, IOCL, HPCL, BPCL, CIL, PGCIL, PFC और REC। फिर से सेल, गेल, भेल, NTPC, ONGC, IOCL, BPCL, HPCL, BPCL, फिर CIL, PGCIL, PFC और REC। ठीक, ये हो गए आपके 12 महारत्न के बारे में। ठीक, इसको 4-5 बार और रिवाइज करेंगे इसी एक्रोनिम के तौर पे, या आपको जो सहूलियत लगे उस तरीके से। इसके शॉर्ट फॉर्म ही आपको याद रहेंगे। ठीक, इसको एक्रोनिम के तौर पे याद रखिएगा, ये ज़्यादा आसानी से याद रहेगा। चलिए, इसके बाद में जो भी मैंने आपसे डिस्कस किया था अलग अलग क्षेत्रों में मिनरल्स के बारे में, अलग अलग क्षेत्रों में उद्योगों के बारे में, ये देखना चाहिए आपको कि ये जो मिनरल्स हैं अलग अलग उद्योगों के लिए ये कहाँ कहाँ पे प्राप्त हो रहे हैं। इसके बाद इन मिनरल्स के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इस मैप में यहाँ पर एक इंडेक्स जैसा दिया गया है, कहाँ कहाँ पे कौन सा उद्योग, कहाँ कहाँ पे कौन सा अयस्क यहाँ पे मिलता है, और इसको यहाँ पे लोकेट किया गया है कि कहाँ कहाँ पे भारत के किन किन क्षेत्रों में वो चीज़ें प्राप्त हो रही है। जैसे कि सबसे पहले बात करें कि पेट्रोलियम के लिए एक सर्कल और उसके अंदर एक डॉट। यहाँ पे देखिएगा पेट्रोलियम कहाँ कहाँ पे मिल रहा है। ये एक मुंबई के पास का क्षेत्र है, मुंबई हाई। यहाँ पे देश का लगभग 60% जो तेल है, 60% पेट्रोलियम है, इसका उत्पादन कहाँ पे होता है? मुंबई हाई में। इसके अलावा यही एक सर्कल और एक डॉट यहाँ पे आप सर्च करते जाएंगे तो तटीय क्षेत्र में यहाँ पे आंध्र प्रदेश के आसपास एक और एरिया मिलेगा रावा अपतट के नाम से। ठीक है, रावा अपतट के नाम से यहाँ पे भी पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पे अगर आप चलोगे तो असम में भी कुछ एरिया है जहाँ पे पेट्रोलियम के भंडार मिलते हैं। असम में एक जगह है डिगबोई नाम से, ठीक है, जहाँ पे सबसे पहले पेट्रोलियम की खुदाई शुरू हुई थी, पेट्रोलियम वहाँ पे प्राप्त हुआ था। इसके अलावा ये जो गुजरात है, यहाँ पे इस क्षेत्र में भी कई सारे पेट्रोलियम की रिफाइनरीज बनी हुई हैं। ठीक, ये कुछ एरिया हैं जहाँ पे पेट्रोलियम से संबंधित या तो उत्पादन होता है या तो उसकी प्रोसेसिंग होती है। इसके अलावा एक है यहाँ पे, कलर हो सकता है आपको यहाँ पे प्रॉपर विजिबल नहीं होगा, पर मैग्नेटाइट अगर लोहा की बात करें तो ये कुछ क्षेत्रों में मिलता है, जैसे कि आपका ये हो गया बालाघाट और भंडारा। इन कुछ क्षेत्रों में मैग्नेटाइट टाइप का लोहा यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा एक है यहाँ पे मैंगनीज। ठीक है, इसको हो सकता है कि मैं जब मैप आपको अपलोड करूंगा तो इसका कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा चेंज करूंगा, ये आपको शायद प्रॉपर विजिबल नहीं है। मैग्नेटाइट कहाँ कहाँ पे मिल रहा है? बालाघाट और भंडारा, इन कुछ जगहों पे मैग्नेटाइट मिल रहा है। उसके बाद हेमेटाइट किसका अयस्क है? लोहे का। लोहे के 4 प्रकार होते हैं, कौन कौन सा? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। ये 4 प्रकार के लोहे के अयस्क हैं। इसमें सबसे अच्छी क्वालिटी किसका है? मैग्नेटाइट का।
छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा कौन सा मिलता है? हेमेटाइट। ठीक, ये सब जो एरिया हैं आपके हेमेटाइट लोहे के अयस्क वाले क्षेत्र हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ का एक दल्ली राजरा वाला एरिया हो गया। ये पूरा एरिया किस पठार के नाम से जानते थे इसको? छोटा नागपुर का पठार। ठीक, यहाँ पे एक जगह है सिंहभूम नाम से, एक है क्योंझर नाम से और एक है मयूरभंज नाम से। इन सभी जगहों पे क्या मिलता है आपका? हेमेटाइट टाइप का लोहा मिलता है। ठीक, उसके बाद में बॉक्साइट। बॉक्साइट किसके लिए यूज होता है? बॉक्साइट से क्या प्रोड्यूस करते हैं? एल्यूमिनियम। बॉक्साइट कहाँ कहाँ पे मिल रहा है? बॉक्साइट का सिंबल वहाँ पे देखो कैसा है, एक वर्ग है वहाँ पे। बॉक्साइट कहाँ कहाँ पे मिल रहा है? ये कौन सा एरिया हो गया आपका? मैप में देखोगे तो ये वाला एरिया झारखंड वाला, झारखंड के रांची, पलामू और लोहरदगा में ये आपका क्या मिलता है? बॉक्साइट के अयस्क मिलते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में कोरबा के आसपास जो है वो कुछ आपके एल्युमिनियम के अयस्क मिलते हैं, पर वो प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा बहुत सुटेबल नहीं है। हमारा जो आपका जो बॉक्साइट का अयस्क है वो कहाँ से सप्लाई होता है? अमरकंटक से। ठीक, इसके बाद में यहाँ पे उड़ीसा का एक जगह है कोरापुट, यहाँ पे भी बॉक्साइट के अयस्क मिलते हैं। फिर सोना, गोल्ड सबसे कीमती धातु है। ठीक, कहाँ कहाँ पे मिलता है? KGF मूवी देखे हैं? कोलार गोल्ड फील्ड। KGF का फुल फॉर्म क्या था? कोलार गोल्ड फील्ड। ठीक, यहीं पे इस कर्नाटक वाले क्षेत्र में दो फेमस स्पॉट हैं, दो फेमस लोकेशन है, एक है कोलार और एक है हट्टी। कोलार और हट्टी की खान से यहाँ पे सबसे ज़्यादा सोने का प्रोडक्शन किया जाता है, सोने का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा ये आपका आंध्र प्रदेश का एक छोटा सा क्षेत्र है रामगिरी हिल्स। रामगिरी हिल्स, इसके अलावा कोलार और हट्टी, ये 3 माइंस ऐसे हैं जहाँ पे भारत में गोल्ड की सप्लाई की जाती है। गोल्ड का ओर, जो ओर है उसकी सप्लाई की जाती है। इसका प्रोडक्शन फिर अलग जगह पर होगा। उसके बाद में सीसा और जस्ता। सीसा और जस्ता कहाँ पे मिलता है? ये आपका राजस्थान वाला क्षेत्र हो गया। ठीक, इसके अलावा ठीक ये एक फेमस स्पॉट है आपका सीसा और जस्ता के लिए। उसके बाद में तांबा। तांबा के लिए भी राजस्थान फेमस है। यह शब्द मैंने आपसे डिस्कस किया था, खेतड़ी। जब फॉरेस्ट वाला टॉपिक चल रहा था तो एक पेड़ का, एक पौधे का नाम आया था, क्या था? खेचड़ी। खेचड़ी ये मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाने वाला एक पौधा है। और खेतड़ी क्या है? तांबा के प्रोडक्शन के लिए एक फेमस स्पॉट है। कहाँ पे है? राजस्थान में। ठीक, तांबा कहाँ पे मिल रहा है? खेतड़ी और खोदरीबा, ये जो अलवर राजस्थान के आसपास का क्षेत्र है। इसके अलावा ये कौन सा क्षेत्र है आपका? छोटा नागपुर प्लेटू वाला। छोटा नागपुर प्लेटू के बारे में मैंने एक चीज बताया था आपको, इसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। रूर क्या चीज था? रूर एक नदी का नाम है। किस देश में? जर्मनी में। जर्मनी की एक फेमस नदी है रूर, या इसको राइन नदी भी कहा जाता है। इसके आसपास काफी सारे मिनरल्स का डिपोजिशन है। ठीक है, वही जो सेम चीज है वो भारत में यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेटू वाला एरिया में है। इसी वजह से इसको भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। इस एरिया में आपको कोयला भी मिलता है, तांबा भी मिल रहा है, इसके अलावा जो लोहा अयस्क है वो भी मिलता है। तो यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, पर उन चीज़ों की खुदाई यहाँ पे ज़्यादा होती है, उन मिनरल्स का जो निकालने का काम ज़्यादा होता है जिनको कि फाइनेंशियली वायबल है, मतलब जिनको निकालने से यहाँ पे प्रॉफिट हो सके, उनको यहाँ पे ज़्यादा उनका एक्सकेवेशन ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा तांबा भी यहाँ पे मिल रहा है। तांबे के 2-3 इंपॉर्टेंट लोकेशन क्या हो गए? एक है आपका छोटा नागपुर प्लेटू वाले एरिया में जो कि झारखंड में है। जो सबसे फेमस है वो राजस्थान का खेतड़ी है। इसके अलावा एक छोटा सा लोकेशन है आपका मध्य प्रदेश के बालाघाट के आसपास। इन सभी एरिया में तांबे का सप्लाई किया जाता है, तांबे के अयस्क निकाले जाते हैं। इसके अलावा हो गया आपका क्रोमाइट या क्रोमियम। ठीक, क्रोमियम किस चीज के लिए यूज किया जाता है? हाँ, क्रोमियम बल्ब में।
बल्ब के अंदर जो रहता है उसको टंगस्टन कहते हैं। कोई भी जो मेटल का चीज़ होता है उसके ऊपर बहुत एक अच्छी शाइनिंग वाली फिनिश कई बार आप देखते हो, जिसको क्या कहते हैं, क्रोमियम प्लेटिंग, क्रोम की प्लेटिंग करी जाती है। कई जो बाइक और कार के जो शौकीन लोग होते हैं वो अपने कार को या बाइक को जब मॉडिफाई करवाते हैं तो उसमें जितना भी मेटल वाला पार्ट होता है उसमें क्या करवाते हैं, क्रोमियम प्लेटिंग करवाते हैं। ये एक तो जंग रोधक होता है और दूसरा वहाँ पे खूब शाइन करता है। ठीक है, इसको किस चीज़ से, क्रोमियम या क्रोम की प्लेटिंग करवाने से। ठीक, इसका जो मेन जो एरिया है क्रोमियम का वो कहाँ पे है, ये वाला एरिया, उड़ीसा का एक सुकिंदा घाटी नाम से जगह है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रोमियम पाया जाता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का कुछ एरिया है जहाँ पे क्रोमियम पाया जाता है। ठीक, ये पूरा एरिया जो है वो अलग अलग भारत के अलग अलग एरिया में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टाइप के मिनरल्स का डिपोजिशन है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे लगभग हर एक प्रकार का मिनरल्स पाया जाता है। यहाँ पे चाहे आप बात करो यूरेनियम से लेकर के, थोरियम से लेकर के, आपके टंगस्टन से लेकर के, हर एक टाइप का मिनरल्स यहाँ पे पाया जाता है। पर कोई चीज़ अगर हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न ये होता है कि भारत में उसका उत्पादन जो है वो बहुत फाइनेंशियली वायबल नहीं है, मतलब उस पर जो लागत लगेगी उसके तुलना में उसको रिकवर नहीं किया जा पाएगा। ठीक, नेक्स्ट चीज़ है, इन सभी खनिज के बारे में हमने पढ़ा, उन्हीं के बारे में ये प्रॉपर नोट्स आपके पास मिल जाएगा। ठीक, खनिज को हम अगर देखें कि पढ़ने के दृष्टिकोण से दो भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन सा हो गया, एक मेटेलिक और एक नॉन मेटेलिक, धात्विक और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज को पुनः दो भागों में बांटते हैं, एक है लौह धातु और एक है अलौह धातु। लौह धातु कौन से हैं, जो कि मैग्नेटिक फीचर्स शो करते हैं। ठीक है, लौह धातु कौन से हैं, जो कि मैग्नेट वाले फीचर्स शो करते हैं। अलौह धातु जो मैग्नेट वाले फीचर्स शो नहीं करते, इनको हम अलौह धातु के अंदर रखते हैं। ठीक, और जो इन सबसे अलग है उनको अधात्विक खनिज के अंदर रखते हैं। लौह धातु में दो तीन फेमस हैं, एक है लौह अयस्क, ठीक, इसके अलावा कोबाल्ट, मैंगनीज, इसके अलावा निकिल, ये सब भी हैं जो कि लौह धातु के अंदर आते हैं। अलौह धातु में तांबा हो गया, बॉक्साइट मतलब आपका जो एल्युमिनियम वाला हो गया, इसके अलावा सीसा, ये सब नॉन फेरस या अलौह धातु के अंदर आते हैं। ठीक, आयरन के बारे में कुछ चीज़ें देखते हैं। आयरन में जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं या जो प्रश्न पूछे गए हैं वो सब यहाँ पे हाईलाइटेड हैं। ठीक है, इनमें प्रश्न जो हैं वो ज़्यादा करके मैच द फॉलोइंग के टाइप से पूछे गए हैं, जैसे कि इनमें से किस अयस्क में सबसे ज़्यादा लोहे की मात्रा होती है। ठीक है, एक रैंडम सा कॉम्बिनेशन आपको दे देता है, उसको मैच द फॉलोइंग में पूछा जाएगा। जैसे कि मैग्नेटाइट सबसे पहला टाइप है, इसमें जो ओर मिलते हैं उसमें सबसे पहला ओर का टाइप है मैग्नेटाइट। इसको किस आधार पर डिवीजन किया गया है, उसमें लोहे की मात्रा कितनी है, इस आधार पर इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है, जैसे कि मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। जैसा आपने बताया था कि मैग्नेटाइट सबसे अच्छी क्वालिटी का ओर होता है, यहाँ पे लोहे की मात्रा सबसे ज़्यादा है, लगभग 70% से ज़्यादा लोहा है इसमें। हेमेटाइट 60 से 65% लोहा मिलता है इसमें। लिमोनाइट में 40 से 60% और सिडेराइट में 10 से 40% तक ही लोहे की मात्रा मिलती है। ठीक, मैग्नेटाइट में लोहे की मात्रा ज़्यादा है, इसीलिए सबसे अच्छे किस्म का लोहा है। हेमेटाइट सेकंड बेटर क्वालिटी का लोहा है। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा मिलता है, हेमेटाइट जो है वो भारत में सबसे ज़्यादा मिलता है, और छत्तीसगढ़ में भी हेमेटाइट ही सबसे ज़्यादा मिलता है। ठीक, उसके बाद में इनका रंग किस तरीके का होता है, मैग्नेटाइट ब्लैक कलर का होता है, हेमेटाइट रेड टाइप का हुआ, लिमोनाइट पीले कलर का और सिडेराइट ब्राउन कलर का ये अयस्क मिलता है। ठीक, अगर सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाले देशों की बात करें तो उत्पादन के मामले में चीन यहाँ पे प्रथम स्थान पर है, लेकिन भंडारण के मामले में किसी देश में भंडारण होना और उत्पादन होना दोनों ही अलग चीज़ें हैं। ठीक है, जिनके पास बेटर टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा उत्पादन कर पाते हैं, पर जिनके पास सिर्फ सामान रखा हुआ है घर में, कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम क्या कहेंगे कि उनके पास भंडारण तो है पर उत्पादन नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के पास भंडारण सबसे ज़्यादा है, उनके पास लौह अयस्क के भंडार बहुत ज़्यादा है, पर उत्पादन किसके पास है सबसे ज़्यादा, चीन के पास में। वहीं पे अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी उत्पादक और
यहाँ पे भंडारण वाले राज्य कई बार अलग अलग मिलते हैं, जैसे कि उत्पादन के मामले में उड़ीसा प्रथम स्थान पर है और छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर है। भंडारण के मामले में उड़ीसा प्रथम स्थान पर है और झारखंड सेकंड स्थान पर है। ठीक है, लोहे के भंडार या लौह अयस्क सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? उड़ीसा में, और उसके बाद में सेकंड स्थान पर झारखंड। उत्पादन में उड़ीसा सेकंड, भंडारण में उड़ीसा सेकंड में झारखंड। देशों की बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा डिपोजिशन कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया। भारत में अगर बात करें कि कहाँ कहाँ पे एक्सकेवेशन होता है इन ओर्स का, आयरन ओर्स जो हैं वो कहाँ कहाँ से निकाले जाते हैं, तो कर्नाटक, छत्तीसगढ़, इसके अलावा झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, इन सभी एरिया में क्या होता है? इसका एक्सकेवेशन या खुदाई का काम चलता है। यहाँ पे कई सारे आयरन ओर की खाने हैं। छत्तीसगढ़ में बैलाडीला फेमस है, इसके अलावा भी कुछ है, आप बताइएगा क्या क्या है। और एक आपके आसपास ही है नारायणपुर के पास में राव घाट, इसके अलावा कौन सा? कुछ जो बड़े बड़े स्पॉट हैं, 3 खास करके यहाँ पे काफी बड़े स्पॉट हैं। एक तो हो गया बैलाडीला, एक हो गया राव घाट और दल्ली राजरा। ये 3 बहुत फेमस हैं छत्तीसगढ़ में अगर आयरन ओर की बात करें तो, बैलाडीला, राव घाट और दल्ली राजरा। कर्नाटक की बात करें तो ये नाम मैंने आपसे चर्चा किया था, बाबा बुदन। किस पर्पज से, किस टॉपिक में? बाबा बुदन पहाड़ी में कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है कर्नाटक के अंदर। ठीक है, इसके अलावा कुद्रेमुख हमने कहां पे पढ़ा था? पश्चिम घाट पढ़ते समय हमने कुद्रेमुख के बारे में पढ़ा था। ठीक है, पश्चिमी घाट पर्वत में इसी कर्नाटक में एक फेमस जगह है कुद्रेमुख नाम से। यहां से क्या मिलता है? आपका आयरन ओर मिलता है। छत्तीसगढ़ में बैलाडीला हो गया, राव घाट हो गया और दल्ली राजरा, यहां से आयरन ओर मिलता है। झारखंड में सिंहभूम नाम का एक जगह है, यहां से आयरन ओर मिलता है। उड़ीसा में क्योंझर की पहाड़ी, क्योंझर नाम की जो जगह है, यहां से आयरन ओर मिलता है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी और किस लिए फेमस है? आम के लिए फेमस है। ठीक है, इन सभी जगहों से भारत में अलग अलग जो उद्योग लगे हुए हैं आयरन के, उनको आयरन ओर की सप्लाई की जाती है। ठीक, इसके बाद में कॉपर या तांबा, इसमें एक शब्द पूछा जाता है आपको, चिल्कोपायराइट किसका अयस्क है? किसका अयस्क है? तांबे का अयस्क है। इसके अलावा इसी को हिस्ट्री से जोड़ करके एक शब्द पूछा था, चैल्कोलिथिक एज। चैल्कोलिथिक एज किससे संबंधित है? तो ताम्रपाषाण युग को ही, ताम्रपाषाण काल को ही चैल्कोलिथिक एज कहा जाता है। ठीक है, ये जो चैल्कोपायराइट्स है वो तांबे का अयस्क है। हिस्ट्री में चैल्कोलिथिक एज एक पढ़ने को मिलता है जो कि ताम्रपाषाण युग से संबंधित है, मतलब जहां पे तांबे का उपयोग करना शुरू किया था मनुष्य ने सबसे पहले। इसके बाद में सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चिली। चिली किस महाद्वीप का देश है? यूरोप का, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका। चिली किस कॉन्टिनेंट में है? किस महाद्वीप का देश है चिली? चीन में। ठीक है, चीन महाद्वीप का हिस्सा है चिली। किसी को याद आ रहा है? चिली जो है वो दक्षिणी अमेरिका का हिस्सा है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में चिली जो है वो पश्चिम के तरफ एक लंबा सा, चिली जो है वो वाकई में चिली जैसा है, एक लंबा सा इसका स्ट्रक्चर है इस तरीके से। ठीक है, मिर्ची के जैसा। चिली नाम का जो देश है वो विश्व में सबसे ज़्यादा तांबा उत्पादन करने वाला देश है। ठीक है, अगर हम बात करें भारत में तो सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? मध्य प्रदेश में। लेकिन भंडारण कहाँ पे सबसे ज़्यादा? राजस्थान में। फेमस जगह कौन सा है? खेतड़ी। ठीक, खेतड़ी नाम का जो जगह है राजस्थान में वो बहुत फेमस है।
इसका भंडारण राजस्थान में सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा महाराष्ट्र में जो मलाजखंड और बालाघाट वाला एरिया है, यहाँ पे इसके डिपोजिशन खूब मिलते हैं। नेक्स्ट है बॉक्साइट, किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक, इसका जो प्रोडक्शन है या इसके भंडारण के हिसाब से अगर बात करें तो सबसे पहला देश विश्व में कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। अगर राज्यों के हिसाब से बात करें तो उड़ीसा, यहाँ पे भंडारण भी सबसे ज़्यादा है और उत्पादन भी सबसे ज़्यादा है। उड़ीसा किस पठार के अंतर्गत आता है? छोटा नागपुर पठार के अंदर आता है। ठीक है, उड़ीसा और इस आपका उड़ीसा का उत्तरी हिस्सा और झारखंड का दक्षिणी हिस्सा, ये पूरा एरिया छोटा नागपुर प्लेटू के अंदर आता है। ठीक, यहाँ पे जो प्रमुख खाने हैं उड़ीसा में कौन कौन सा है? एक है काला हांडी, झारखंड में लोहरदग्गा और मध्य प्रदेश में अमरकंटक। इन सभी क्षेत्रों से, अच्छा ये जो अमरकंटक है इसका सप्लाई किसको होता है? छत्तीसगढ़ में जो बालको का प्लांट है यहाँ पे सप्लाई किया जाता है, ये जो बॉक्साइट का अयस्क है। नेक्स्ट है गोल्ड, स्वर्ण या जो गोल्ड है इसमें जो विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादक देश है कौन सा है? चीन। सबसे ज़्यादा कंज्यूम कहाँ होता है? गोल्ड सबसे ज़्यादा कहाँ पे उपयोग किया जाता है, मतलब किस देश में? भारत जो है सबसे ज़्यादा उपयोग करने वाला देश है। ठीक है, उसके बाद में अगर राज्यों की बात करें जहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन है कौन सा है? KGF आपका कोलार गोल्ड फील्ड्स कहाँ पे है? कर्नाटक में। कोलार और हट्टी ये दो नाम है, इसको याद रखिएगा, कर्नाटक में गोल्ड के लिए फेमस हैं। फिर है रामगिरी आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कर्नाटक का मैप याद करेंगे, उसके जस्ट पूर्व की तरफ आपका आंध्र प्रदेश है। ठीक है, ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे सोने के जो अयस्क हैं वो मिलते हैं। उसके बाद में हमने डिस्कस किया था स्वर्ण रेखा नदी के बालू में सोने के कण पाए जाते हैं, हालांकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन का स्कोप नहीं रहता है। उसके बाद में सिल्वर के जो अयस्क हैं कौन से? इसका जो ओर है इसको कहा जाता है अर्जेंटाइट या नेटिव सिल्वर। ठीक, ये जो अयस्क हैं इनसे सिल्वर का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद में ये एक चीज़ याद रखेंगे कि सिल्वर जो है वो सीसा और जस्ता के साथ ही पाया जाता है। कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जो लगभग साथ साथ ही पाए जाते हैं और इसको जुड़वा खनिज भी कहा जाता है। इसको कहा जाता है जुड़वा खनिज, सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है। ये साथ साथ पाए जाते हैं हमेशा। ठीक, उसके अलावा किस देश में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो मैक्सिको में। भारत में अगर बात करें तो सिल्वर का सबसे ज़्यादा उत्पादन राजस्थान में जावर नाम का जो जगह है, जावर की खान, यहाँ पर चांदी का प्रोडक्शन या उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट डायमंड, हीरे के बारे में बात करें तो हीरे का निर्माण किससे होता है? कार्बन से। ठीक है, बहुत लंबे समय तक पृथ्वी के अंदर टेम्परेचर और प्रेशर झेलने के बाद जो कार्बन है वो किस में बदल जाता है? डायमंड में। सबसे कठोर है, ये तो एक बेसिक फैक्ट हमने क्लास 10th में पढ़ा होगा। उसके बाद में जो विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाले देश हैं इसमें कौन सा है? रूस। भारत में अगर बात करें तो मध्य प्रदेश। कौन सी खान है? एक गाना मैंने बताया था आपको, पन्ना। ठीक है, पन्ना की जो खान है यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपका हीरा प्रोडक्शन किया जाता है। इसके अलावा कोहिनूर इतिहास में बड़ा फेमस है। कोहिनूर जो हीरा है वो कहाँ से मिला था? गोलकुंडा की खान से, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा हीरा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा हीरे की पॉलिशिंग करने वाला राज्य कौन सा है? हीरे को, अच्छा हीरा तो कच्चे तौर पे मिलता है, एक पत्थर के जैसा शेप रहेगा, पर इसको जो प्रोसेस करके एक्चुअल जो शाइनी डायमंड बनाने का काम किस राज्य में होता है सबसे ज़्यादा? गुजरात में। ठीक है, गुजरात में हीरे की कटिंग पॉलिशिंग सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा हीरे का जो व्यापार है किस राज्य से सबसे ज़्यादा होता है? ट्रेडिंग कहाँ से होता है? ये तीनों चीज़ मैंने आपको बताया था। मुंबई जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, उत्पादन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, पॉलिशिंग फिनिशिंग गुजरात में है, ट्रेडिंग कहाँ पे है? महाराष्ट्र में या मुंबई से कह सकते हो आप। ठीक, इसके अलावा कोहिनूर का जो हीरा है वो कहाँ से मिला था? गोलकुंडा की खान। गोलकुंडा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। इसके बाद हाँ,
ट्रेडिंग मतलब उसकी खरीदी बिक्री। हाँ, मुंबई से इसका जो लेन देन का पूरा काम है वो मुंबई से होता है। ठीक है, इसी के लिए ही मुंबई में शायद एक प्रॉपर एक स्पॉट, एक लोकेशन डिज़ाइन किया जा रहा है। अभी हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में था। मतलब एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स कई हज़ार स्क्वायर मीटर में फैला हुआ एक एरिया है। मतलब एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसा, एक मॉल जैसा एरिया है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो डायमंड ट्रेडर्स है उनके ऑफिसेस रहेंगे। हर एक ऑफिस जो है वो केवल और केवल डायमंड व्यापारियों का ही होगा। उस पूरे एरिया में, उस पूरे कॉम्प्लेक्स में कई सारे फ्लोर बने हुए हैं, लगभग 17-18 फ्लोर बने हुए हैं। और उसमें 13 नंबर का फ्लोर गायब कर दिया गया है। उस पूरे कॉम्प्लेक्स में 13 नंबर नाम से कोई फ्लोर है ही नहीं। ठीक है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार हम कुछ चीज़ों को जैसे मानते हैं ना कि लक्की या अनलक्की होना। ठीक है, तो 13 नंबर जो है वो व्यापारी मानते हैं कि उनके लिए अनलक्की है, इसीलिए कोई भी 13 नंबर के फ्लोर पे कोई दुकान खरीदेगा ही नहीं। इसीलिए उन्होंने 13 नंबर का फ्लोर डिज़ाइन ही नहीं किया है। ठीक है, मतलब 13 नंबर वाले फ्लोर में कोई ऑफिस ही नहीं है। उसको हो सकता है दूसरे पर्पज से यूज़ कर रहे होंगे। ठीक, तो ये जो पूरा जो ऑफिस बना हुआ है, कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, आपके डायमंड ट्रेडिंग के लिए कहाँ पे है? मुंबई में। नेक्स्ट है आपका शीशा और जस्ता। ये वाला शीशा नहीं है, ये असल में सरोते का स वाला है। शीशा, शीशा शक्कर का स वाला कौन सा हो जाता है? मिरर, जिसमें आप चेहरा देख के सजने संवरने का काम करते हैं, ये हो गया शीशा। ये वाला शीशा जो है वो आपका एक मिनरल हो गया। ठीक, शीशा और जस्ता, इसका जो अयस्क है इसको कहा जाता है कैलोमीन। कैलोमीन, इससे आपका शीशा भी निकलता है और जस्ता भी निकलता है। इसको हम कहते हैं जुड़वा खनिज। ठीक, इसको कहते हैं जुड़वा खनिज। शीशा और जस्ता, इसका उद्योग कहाँ कहाँ पे होता है? लौह इस्पात में। ठीक, जस्ता किस चीज़ के लिए यूज़ होता है यहाँ पे? लोहे को जंगरोधी बनाने के लिए या फिर स्टेनलेस स्टील के लिए। इसका जो टॉप प्रोड्यूसर देश है कौन सा? चीन। राज्यों में बात करें तो राजस्थान। राजस्थान के जावर की खानों से, जावर से एक और चीज़ निकलता है, कौन सा है? सोना, चांदी, हीरा, तांबा। तांबा खेतड़ी से है। जावर के खानों से और क्या निकलता है? चांदी। जावर की खान से चांदी भी निकलता है। इसके अलावा आपका शीशा और जस्ता। ठीक, नेक्स्ट है आपका माइका। माइका, ये जो शब्द है, आप हो सकता है कि 10th, 11th, 12th में कभी भी फिजिक्स या इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक पढ़ते समय इसका जो उल्लेख हो सकता है मिला होगा आपको। इसका यूज़ क्या होता है? विद्युत के कुचालक के रूप में। ठीक है, ठीक, यहाँ पे जो बिजली विभाग है ये इसका खूब इंपोर्ट करता है माइका का। और इसका जो टॉप प्रोड्यूसिंग देश है कौन सा? भारत। इसके अलावा राज्य में बात करें तो आंध्र प्रदेश इसका सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर स्टेट है। इसके बाद में मैंगनीज। मैंगनीज, इसका जो अयस्क है, इसका जो ओर है, इसको कहते हैं साइलोमेलिन। साइलोमेलिन किसका अयस्क है? मैंगनीज का। मैंगनीज का यूज़ कहाँ कहाँ पे है? मैंगनीज के बारे में भी आपने क्लास 10th 11th में फिजिक्स में पढ़ा होगा। ड्राई सेल, ड्राई बैटरी बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो अलॉय है, अलॉय मतलब मिश्र धातु, मिश्र धातु बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा पेंट, जो घरों में पेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, गाड़ियों में पेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, इसमें भी मैंगनीज का खूब यूज़ होता है। ठीक, इसका जो सबसे ज़्यादा उत्पादक देश है दक्षिण अफ्रीका। इसके अलावा भारत में मध्य प्रदेश में अमरकंटक और बालाघाट, यहाँ से इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन भंडारण कहाँ पे है? उड़ीसा में। ठीक, इसके बाद में एक मिनरल है आपका जिप्सम। जिप्सम में लास्ट पीएससी या उसके पहले पीएससी में इसका पूछा था। इसका फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला पूछ लिया था, क्लास 10th की किताब में मिलेगा आपको। क्या है जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला? क्या है? Ca2 SO4 और
हाफ H2O या 2H2O? हाफ H2O कंफर्म? 2H2O है या 10H2O है या हाफ H2O है? 2H2O। CaSO4 2H2O, ये जिप्सम का फॉर्मूला हो गया। ठीक, जिप्सम का फॉर्मूला याद रखिएगा, किस किस जगह पे यूज होता है उसको याद रखेंगे। अच्छा, जिप्सम को हमने मिट्टी वाला टॉपिक पढ़ते समय आपको एक डिस्कस किया था। इसका यूज क्या होता है जिप्सम का? मिट्टी की अम्लीयता बढ़ाने के लिए या क्षारीयता बढ़ाने के लिए? एसिड को कम करने के लिए क्या करते हैं? जिप्सम का यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसका यूज क्या है? पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस के तौर पे। इसके अलावा सीमेंट, टाइल्स, ये सब बनाने में भी जिप्सम का उपयोग किया जाता है। जिप्सम वैसे आप तुक्का भी मारोगे तो सही मारोगे, क्योंकि राजस्थान जो है अपने जिप्सम या कई सारे पॉटरी वर्क के लिए फेमस है, जहाँ पे जिप्सम का उपयोग करके खूब सुंदर सुंदर पॉट ये लोग बनाते हैं। पॉट हो गया, आपके मूर्तियां हो गई, वो सारे काम कहाँ पे होते हैं? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान के लोग जो है वो दूसरे राज्यों में भी आकर के मतलब जो जिप्सम की जो मूर्तियां हैं वो बनाते हैं। जैसे कि अभी गणेश चतुर्थी आ जाएगा, दुर्गा पक्ष आ जाएगा, तो खूब यहाँ पे जो मूर्तियां हैं उसमें जिप्सम का यूज होना शुरू हो जाता है। उसके बाद में क्रोमाइट। क्रोमाइट का यूज कहाँ कहाँ पे है? स्टेनलेस स्टील, जैसे मैंने बताया था, क्रोमाइट से क्रोमियम निकलता है। क्रोमियम की कोटिंग की जाती है ताकि कोई भी जो मेटल है वो शाइनी लगे, एक उसके ऊपर जो एक मेटल जैसी एक फिनिश आ जाती है। स्टेनलेस स्टील के इसके लिए यूज होता है। इसके अलावा अलग अलग मिश्र धातु में यूज होता है। और ग्लास, जो ग्लास है, जो कांच है, इसको हरा रंग देने के लिए भी क्रोमियम का या क्रोमाइट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कांच में हरा रंग किससे आता है? क्रोमाइट से। इसके अलावा यूरेनियम। यूरेनियम किस चीज के लिए यूज होता है? अच्छा, ये किस टाइप का तत्व है? रेडियो एक्टिव तत्व है। बम बनाने के लिए, बिजली उत्पादन के लिए, इन सब के लिए यूरेनियम का उपयोग होता है। ठीक है, इसको मेटल ऑफ होप या इसको कहा जाता है फ्यूल ऑफ फ्यूचर, भविष्य का फ्यूल कहा जाता है इसको। ठीक है, यूरेनियम जिसको इसको क्या कहा जाता है? मेटल ऑफ होप या फ्यूल ऑफ फ्यूचर। ठीक, ये सभी नाम दिए जाते हैं यूरेनियम को। ये एक रेडियो एक्टिव तत्व है और इसका जो अयस्क है, किस नाम से जानते हैं इसको? पिच ब्लेंड। इसका जो अयस्क है पिच ब्लेंड, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, इनमें से कौन सा अयस्क यूरेनियम का है? पिच ब्लेंड जो है वो यूरेनियम का अयस्क है। अगर इसके उत्पादक देशों में बात करें, मतलब पिच ब्लेंड कहाँ कहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलता है, तो कजाकिस्तान में, और भारत में आंध्र प्रदेश। ठीक, इसके जो भारत में जो खाने हैं उसमें जादूगुड़ा एक झारखंड में है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश का जो खाना है इसको तुम्माला पल्ले, तुम्माला पल्ले आंध्र प्रदेश में है, और झारखंड में जादूगुड़ा की खान। यहाँ पर यूरेनियम के जो अयस्क हैं, जो पिच ब्लेंड है, वो खूब मिलता है। इसके अलावा जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन जिसमें कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये सभी मिलते हैं। जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल किसको कहते हैं? ऐसे फ्यूल जो कि एक समय तक पृथ्वी के गर्भ में दबे हुए थे और बाद में जो है वो फ्यूल के तौर पे इनका निर्माण हुआ। जैसे कि पेड़ पौधे, जीव जंतु जो है एक लंबे समय तक पृथ्वी के नीचे दबे, टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से कई हजारों और लाखों सालों के बाद में इनका जो अपघटन हुआ और बाद में ये फ्यूल के तौर पे जिनको आज हम यूज करते हैं। ठीक है, इन फॉसिल फ्यूल या जीवाश्म ईंधन में कौन कौन से फ्यूल आते हैं? एक हो गया कोयला, इसके अलावा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ठीक, ये सारे फ्यूल जो है वो जीवाश्मों के ही अवशेष हैं, जीवों के अवशेष हैं, इन्हीं से बने हुए हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं जीवाश्म ईंधन। कोयला, कोयले की अगर बात करें, सबसे पहले यहाँ पे है पेट्रोलियम के बारे में। अच्छा, पेट्रोलियम जमीन के अंदर जो है वो आपको पता है कि ये कई बार हम समुद्र के नीचे पेट्रोलियम निकालते हैं। ठीक है, जमीन के नीचे पेट्रोलियम किस तरीके से निकालते होंगे? तो जब यहाँ पे मान लीजिए एक सरफेस है जहाँ पे खूब सारा पानी भरा हुआ है, इसमें जब ड्रिलिंग करेंगे तो सबसे पहले तो उसका जो सरफेस है उस पर ड्रिल होगा। उसके बाद में हो सकता है वहाँ पे कुछ हार्ड रॉक्स के नीचे
कुछ मात्रा में जो नेचुरल गैस है वो हमको मिल जाए। उसके बाद में यहाँ पे और नीचे चलेंगे तब हो सकता है आपको एक काला चिपचिपा एक गाढ़ा सा द्रव मिले जिसको कि हम पेट्रोलियम कहते हैं, ठीक है। और इसी पेट्रोलियम को जब रिफाइन किया जाता है आपके कह सकते हो कि फैक्ट्रीज में ला करके, तब इनसे अलग अलग टेम्परेचर पर ये जितने भी उत्पाद निकलते हैं, कौन कौन से, एक तो है पेट्रोल डीजल, बड़े कॉमन से नाम है, हम सभी को पता है। इसके अलावा एक और है, इसको हम कहते हैं एयरक्राफ्ट ऑयल। ये जो है बहुत आसानी से इग्नाइट हो जाता है, पेट्रोलियम से भी ज़्यादा इसका जो कह सकते हो कि ऑक्टेन नंबर होता है, जहाँ पे ये ज़्यादा हमको थर्स्ट प्रोड्यूस करता है, इसको हम कहते हैं एयरक्राफ्ट ऑयल। इसके अलावा मिट्टी का तेल, मोम, तारकोल, डामर, जिससे हम रोड वगैरह बनाते हैं, ये सभी कहाँ से मिलते हैं, इसी पेट्रोलियम से। इसके अलग अलग उत्पाद हैं, ठीक। उसके बाद में कौन कौन से एरिया में पेट्रोलियम मिलता है, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी, ये मैंने बताया था आपको। असम में एक जगह है डिगबोई करके, यहाँ पे सबसे पहले पेट्रोलियम का उत्पादन किया गया था, असम के डिगबोई में। इसके अलावा गुजरात का भी एक एरिया मैंने बताया था आपको, कच्छ की खाड़ी या खंभात की खाड़ी से लगा हुआ, अंकलेश्वर नाम का जगह है। कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी याद आया आपको। इस तरीके से फिर ये जो जगह है ये कौन सा है आपका, कच्छ की खाड़ी ये वाला, और ये कौन सा है, खंभात की खाड़ी। यहीं पे कई छोटे छोटे एरिया हैं, इसी में से एक है अंकलेश्वर, ठीक है। ये जो गुजरात का तटीय क्षेत्र है इसमें से एक जगह है अंकलेश्वर, यहाँ पे भी आपका पेट्रोलियम निकाला जाता है। इसके अलावा पश्चिमी घाट, ये पूरा एरिया हो गया आपका पश्चिमी घाट वाला एरिया। इससे थोड़ी दूर चलेंगे मुंबई आ जाएगा, मुंबई के थोड़ी दूर चलेंगे इस तरफ समुद्र के नीचे जो जगह है इसको कहा जाता है मुंबई हाई, ठीक है। मुंबई किस द्वीप पर है, सालसेट द्वीप पर। इसी से कुछ दूरी पर मुंबई हाई नाम का जगह है जहाँ से 60% हमारा पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है, ठीक। इसके अलावा पूर्व की तरफ, पूर्वी घाट की तरफ भी कुछ लोकेशंस हैं जहाँ से आपका पेट्रोलियम निकाला जाता है। अगर बात करें कि देशों में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम किसके पास है, यूएसए और सऊदी अरब। राज्यों की बात करें तो गुजरात और राजस्थान, ये टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं। भारत का पहला तेल का कुआं कहाँ खोजा गया था, असम में, ठीक है। असम में माकुम नाम का जो जगह था, यहाँ पे सबसे पहला तेल का कुआं खोजा गया था और सबसे पहला उत्पादन कहाँ किया गया था, डिगबोई में। उसके बाद में प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, इसी में मैंने बताया कि पेट्रोलियम निकालते समय हो सकता है जैसा ही कोई ज़मीन में आप ड्रिलिंग करोगे, यहाँ पे कुछ मात्रा में आपको गैस मिलते हैं। पहले इस पूरे गैस को ही खींच लिया जाता है, उसके बाद इस गैस को स्टोर करने के बाद में और नीचे की तरफ जाएंगे तो रॉक्स के बीच में, चट्टानों के बीच में जो एक गाढ़ा काले कलर का द्रव होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, पेट्रोलियम कहते हैं। इसी चट्टान ऊपरी की जो लेयर है और इस पेट्रोलियम के बीच में जो गैस होती है इसको हम कहते हैं प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, ठीक। यहाँ पे जो नेचुरल गैस है उसमें सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, रूस। राज्यों की बात करें तो असम। घरों में हम जो यूज़ करते हैं, हम क्या यूज़ करते हैं, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और इस एलपीजी का जो मुख्य घटक है इसमें क्या क्या होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है एग्जाम में कि एलपीजी जो कि घर में यूज़ होता है इसमें कौन कौन से गैस होते हैं, ब्यूटेन और प्रोपेन। उसके बाद गाड़ियों में जो यूज़ होता है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, गाड़ियों में कौन सा यूज़ होता है, मीथेन। बायोगैस की अगर बात करें तो जीवाश्मों के अपघटन से जो नॉर्मली जो एक कह सकते हो कि गैस निकलती है, जैसे कि गोबर को गोबर गैस भी बनाया जाता है गोबर से, ठीक। उस तरीके से बाकी जितने भी अपघटन होने वाले कच्चे मटेरियल होते हैं जिनसे कि गैस बनाया जाता है, बायोगैस बनाया जाता है, इसका जो फेमस या कह सकते हो कि जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो कौन सा होता है, मीथेन। मीथेन के अलावा भी दूसरे गैस निकलते हैं, ठीक, CO2 या दूसरे गैस भी, पर मीथेन के लिए यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है। मीथेन के प्रोडक्शन के लिए जो गैस बनाया जाता है इसको हम क्या कहते हैं, बायोगैस। उसके बाद में कोयला, कोयले के बारे में हमने पढ़ा था। भारत में अलग अलग एज में अलग अलग चट्टानों का विकास हुआ है और इसी में एक जो है क्रम हमने पढ़ा था, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ मिलता है, इसी गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। और अगर बात करें कि क्षेत्र विशेष में कौन सा जगह है तो छोटा नागपुर का पठार, जिसको कि हम रूर प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। इस पूरे एरिया में कोयला सबसे ज़्यादा मिलता है। प्रोड्यूसर स्टेट कंट्रीज़ की बात करें तो चीन सबसे पहला देश है,
भारत सेकंड नंबर पे और यूएसए तीसरे नंबर पे है जहां पे कोयला सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। राज्यों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन भंडारण कहाँ पे है? झारखंड में सबसे ज़्यादा इसका भंडार है। कोयले की अगर हम बात करें तो इसके जो प्रकार हैं अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे कि लोहे के अयस्क के 4 प्रकार थे, कोयले के भी अलग से 4 प्रकार हैं, जैसे कि सबसे पहला कौन सा है? एंथ्रेसाइट, सेकंड बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट, फिर पीट। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, इनको भी किस आधार पर बांटा गया है? इसमें कार्बन का कंटेंट, कार्बन की मात्रा कितनी है। एंथ्रेसाइट सबसे बेस्ट है जहां पे 80 से 90-95% कोयला है। फिर कम होते होते सबसे खराब क्वालिटी कौन सा है? पीट। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा मिलता है? बिटुमिनस, सेकेंड क्वालिटी वाला। एंथ्रेसाइट भी कुछ जगहों पे मिलता है, ये आपका झारखंड नहीं है, इसको हम याद रखेंगे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर वाले कुछ एरिया में भी एंथ्रेसाइट नाम का कोयला, एंथ्रेसाइट टाइप का कोयला यहाँ पे मिलता है। ठीक है, बिटुमिनस जो है वो छोटा नागपुर का पठार वाले एरिया में सबसे ज़्यादा मिलता है, और भारत के बाकी हिस्सों में जहाँ पे भी कोयला मिलता है वो बिटुमिनस टाइप का ही होता है। ठीक है, तमिलनाडु में एक फेमस जगह है नवेली नाम का, यहाँ पे जो कोयला मिलता है ये कौन सा है? लिग्नाइट टाइप का। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा गया है, लिग्नाइट कोयला भारत में कहाँ पे मिलता है? तो तमिलनाडु का नवेली नाम का जगह है, यहाँ पे लिग्नाइट कोयले का उत्पादन किया जाता है। इसकी खान, कोयले की खानें कहाँ कहाँ पे हैं? झारखंड के धनबाद, बोकारो। बोकारो में क्या है? स्टील प्लांट भी है। ठीक है, धनबाद हो गया, बोकारो हो गया, झरिया हो गया, ये सभी झारखंड में। पश्चिम बंगाल के रानीगंज में, एमपी का सिंगरौली हो गया, छत्तीसगढ़ का कोरबा हो गया, ये सभी जो है कोयले के उत्पादन के लिए जगह हैं। एग्जाम में आपको एक नाम सुनने को और मिल सकता है, ये तो है सिंगरौली, एक नाम है सिंगरैनी। इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। सिंगरैनी ये जगह है, या तो ऑप्शन में आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश या तेलंगाना। एग्जामिनर के ऊपर है कि वो कौन सा ऑप्शन देता है। हो सकता है कि जो पुरानी किताब के हिसाब से अगर देगा तो सिंगरैनी आंध्र प्रदेश के अंदर देगा, और अगर लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से देगा तो सिंगरैनी कहाँ पर है? तेलंगाना में। ठीक है, तो इतना तो हमारा किसके बारे में? प्रमुख उद्योग और प्रमुख खनिज के बारे में। ये सारा पीडीएफ आज के आज आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें जो छोटे मोटे अपडेट करने हैं, जैसे कि कुछ और चीज़ें हैं फैक्ट के बेस पर जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं पर यहाँ पे लिखे नहीं गए हैं, उनको मैं सारा अपडेट करके आज इसको आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना रखते हैं, और एक क्लास लगभग हम अपना जो ट्रांसपोर्टेशन वाला है वो लगेगा, उसके बाद में हम कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। नया सब्जेक्ट क्या पढ़ना चाहेंगे? इकोनॉमी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, 3 ऑप्शन है आपके पास। हिस्ट्री वाले कितने हैं? पॉलिटी वाले, इकोनॉमी वाले, कुछ नहीं। नेक्स्ट क्लास में मैं चीट लेके आऊँगा, उसमें से एक निकालेंगे और वही पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।